हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के पूरे किताब के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। लघु उत्तरीय प्रश्नों में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे वो मैं सबको लेकर के आ चुका हूँ। सारे प्रश्न इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से तैयार कर पाएंगे। और जितने भी मैं प्रश्न इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ उन सारे प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके पेपर में ये प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। जितने भी क्वेश्चन और उनके आंसर हैं उन सबको तैयार कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं पहला प्रश्न हमारे पास क्या है। पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो पहला प्रश्न हमारे पास है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें क्या करना है, परिभाषा देना है और इसका मात्रक भी लिखना है। तो देख लीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश का मतलब होता है क्यू नॉट, इसको हम क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, परीक्षण आवेश को। तो क्यू नॉट पर लगने वाला बल, जो क्यू नॉट पे यानी परीक्षण आवेश पे जो लगने वाला बल है, तथा परीक्षण आवेश के मान में निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा यहाँ पे समझ लिया आप, ये है इसकी परिभाषा। इसके सूत्र की बात करें तो वेक्टर ई बराबर में वेक्टर एफ बट्टा में क्यू नॉट होता है। क्यू नॉट जो है परीक्षण आवेश है और एफ जो है उस पर लगने वाला बल है। ठीक है, तो इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र निकलता है वेक्टर एफ बट्टा में क्यू नॉट। ठीक है, इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास है, संधायित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। ठीक है, संधायित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। इसकी परिभाषा देख लीजिए, किसी संधायित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेट के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो उसकी एक प्लेट से दिया गया आवेश और दोनों प्लेट के बीच में उत्पन्न होने वाला विभवांतर जो होता है, इन दोनों का अनुपात जो होता है संधारित्र की धारिता कहलाती है, जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। और सी बराबर क्यू अपन में भी होता है, क्यू आवेश है और भी जो है दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये फार्मूला निकल के आता है, इसे याद रखिएगा, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे पास क्या है। तीसरा प्रश्न है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। तो आंतरिक प्रतिरोध की बात किया है तो इसका आंसर लिखेंगे हम, जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं, जब किसी हम सेल के प्लेट को तार द्वारा जोड़ते हैं तो तार में वैद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहती है, तथा सेल के भीतर की अगर बात करें तो सेल के भीतर गोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। ठीक, उसके उल्टा बहने लगती है। इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो पता चल गया सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या कहलाता है। तो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसकी परिभाषा हमने यहाँ पे लिख रखी है, सारी चीज़ों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम पूरे क्वेश्चंस को बताने वाले हैं जो लघु उत्तरीय प्रश्नों में आपके पूछे जा सकते हैं। अगर आप ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के, बहुविकल्पीय प्रश्नों के, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि हम उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाएं जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। प्रश्न संख्या 4 है हमारे पास, धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं। धारा घनत्व को हम जे से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे जे लिखा है। ठीक है, धारा घनत्व जे से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक एमकेएस पद्धति में लिखिए तथा बीमीय सूत्र बताइए। ठीक है, तो बीमीय सूत्र भी बतानी है इसमें। तो देख लीजिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। देखिए, धारा घनत्व की सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद से उसका हम सूत्र लिखेंगे ताकि इसका मात्रक बता पाए, उसके बाद से इसकी बीमा लिख देनी है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें आंसर का लिखेंगे, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व किसे कहते हैं। देखिए, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली जो धारा होती है, अभिलंबवत गुजरने वाली जो धारा होती है उसे हम धारा घनत्व कहते हैं। इसे हम जे से प्रदर्शित करते हैं। जे बराबर हमारे पास फार्मूला आता है आई अपन में ए, आई को हम विद्युत धारा कहते हैं और ए को हम क्षेत्रफल कहते हैं। एमकेएस पद्धति में इसके मात्रक की बात करें तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और बीमा की इसकी बात करें, यानी कि किसकी बीमा, धारा घनत्व के बीमा की अगर बात करें तो m0 l के पावर -2 t0 a के पावर 1 होता है। ठीक है, यानी कि m के पावर 0, l के पावर -2, t के पावर 0 और a के पावर 1 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को भी जरूर तैयार कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। पांचवा प्रश्न हमारे पास है, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए।
तो विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है, ध्यान से समझिए। इसका उत्तर लिखेंगे किसी धारावाही चालक के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E कहते हैं तथा उस बिंदु पर धारा घनत्व को J से प्रदर्शित करते हैं। J के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है हमारे पास, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, किसी धारावाही चालक के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को हम क्या कहते हैं, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से प्रदर्शित करते हैं, ये रो कहलाता है, रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर E/J होता है। E को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और J को हम घनत्व कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 है लॉरेंज बल क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी तैयार रखिएगा। लॉरेंज बल की बात करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज बल किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर जो बल लगता है उसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। यदि देखिए कुछ बातें यहाँ पे हैं, यदि Q आवेश v वेग से चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B की दिशा में थीटा कोण पर गति करे तो उस पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल F बराबर QVB sin थीटा होता है। ठीक है, यानी कि यदि हमारे पास Q आवेश है जो V वेग से गति कर रहा है और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B में थीटा कोण आंतरित कर रहा है तो हमारे पास F का फार्मूला निकल के आएगा F बराबर QVB sin थीटा। ठीक है, तो ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल हर साल आते हैं और इस साल भी आपको देखने को मिलेंगे। न्यूमेरिकल के अलावा ये लॉरेंज बल की परिभाषा पूछ ली जाती है और इसमें ये सारी चीजें लिखनी होती है, तो इस प्रश्न को भी जरूर तैयार कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। ठीक है, तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है इसको समझ लीजिए। एम्पियर का परिपथीय नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी हर साल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में सवाल बनते हैं। इसका उत्तर आपको लिखना है, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखीय समाकलन वेक्टर डीएल पथ द्वारा घिरी नेट धारा आई का म्यू0 गुना होता है। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट है किसका, एम्पियर सर्किटल लॉ का, जिसे हम हिंदी में एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा कथन है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। इसकी परिभाषा से हम यहाँ पे इसका सूत्र का निगमन कर सकते हैं। कहा है कि इसके अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र और रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा के म्यू0 गुना होता है। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल। देखिए यहाँ पे जो वेक्टर बी है ये हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। वेक्टर डीएल की बात करें तो ये रेखीय समाकलन डीएल की बात कर रहा है, यानी सूक्ष्म दूरी की बात कर रहा है, सूक्ष्म लंबाई की बात कर रहा है। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं और इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये किसके बराबर आता है, म्यू0 गुना होता है। तो यानी कि धारा किसके म्यू0 गुना होता है, धारा के म्यू0 गुना होता है। तो धारा के साथ हम म्यू0 से मल्टीप्लाई करा देंगे, म्यू0 इंटू में आई, ये इसका फॉर्मूला बन गया। आशा करता हूँ एम्पियर की परिपथीय नियम आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 8 क्या है हमारे पास। प्रश्न संख्या 8 है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा व मात्रक लिखिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखनी है और उसका मात्रक। तो इसका उत्तर लिखेंगे, किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण वह बल आघूर्ण है जो इस द्विध्रुव को एक समान एकांक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर लगता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ तो यहाँ पे जो है हमारे पास चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को समझ लिए। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है और इसकी फार्मूले की बात करें तो टाउ मैक्स बराबर होता है m इंटू में b। तो इसे भी याद रखिएगा, ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या है। बायो-सेवर्ट के नियम को समझाइए। बायो-सेवर्ट का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका उत्तर लिखेंगे, सन 1820 ईस्वी में बायो तथा सेवर्ट नामक दो वैज्ञानिकों ने धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए अनेक प्रयोग किए। इस प्रयोग में उन्होंने बताया कि किसी धारावाही चालक के एक अल्पांश भाग को हम डेल्टा डीएल से लिख सकते हैं या डीएल से लिख सकते हैं, ठीक है, के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु P पर क्षेत्र का मान होता है निम्न सूत्रों में निम्न बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक सूत्र लिखा है जिसे बायो और सेवर्ट नामक दो वैज्ञानिक दिए थे और इन्होंने धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए अनेक प्रयोग किए थे। ठीक है, कौन किए थे, बायो और सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने। किस ईस्वी में किए थे, 1820 ईस्वी में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका सूत्र क्या कहता है, बायो के सेवर्ट के नियम का सूत्र। बायो के सेवर्ट के नियम से हमें ये पता चलता है कि डेल्टा बी बराबर म्यू0 अपन में 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जो आई म्यू0 अपन में 4 पाई दिख रहा है इसे हम के कहते हैं, ये एक कांस्टेंट टर्म है जिसको हम नियतांक भी बोलते हैं। ठीक है, आई को हम धारा कहते हैं, विद्युत धारा है।
डेल्टा यल जो है हमारे पास, डेल्टा यल एक अल्पांश भाग है, अल्पांश लंबाई है। साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा हमारे पास एक ज्या है। आर की बात करें तो ये दूरी है, ठीक है। अब देख लीजिए, आर की बात करें तो ये हमारे पास दूरी है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न के बारे में। प्रश्न संख्या 10 है हमारे पास, नति कोण तथा दिक्पात कोण से क्या तात्पर्य है, ठीक है। नति कोण तथा दिक्पात कोण से क्या तात्पर्य है। सबसे पहली हेडिंग देंगे नति कोण। नति कोण के बारे में समझ लीजिए। नति कोण क्या होता है। नति कोण वह कोण है जो चुंबकीय या मयोत्तर से चुंबकीय या मयोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बीई की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है, ठीक है। कहने का मतलब चुंबकीय या मयोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं नति कोण, ठीक है। तो अब हम समझेंगे दिक्पात कोण। दिक्पात कोण क्या होता है। पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान पर भौगोलिक या मयोत्तर तथा चुंबकीय या मयोत्तर के बीच बने न्यून कोण को उस स्थान के लिए दिक्पात कोण कहते हैं, ठीक है। तो दिक्पात कोण किसे कहते हैं। भौगोलिक या मयोत्तर और चुंबकीय या मयोत्तर के बीच बना हुआ न्यून कोण जो होता है दिक्पात कोण कहलाता है। तो आशा करता हूँ नति कोण और दिक्पात कोण समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 11 हमारे पास है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम क्या है, ठीक है। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम क्या है ये हमें लिखना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहें या प्रेरित धारा कहें, एक ही बात हुई। प्रेरित धारा जो होती है, प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, ठीक है। तो लेंज का नियम क्या कहता है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए लेंज का नियम क्या कहता है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो जिससे ये स्वयं उत्पन्न होती है, जो विद्युत धारा होती है उसी का विरोध करती है। इस नियम को हम कहते हैं लेंज का नियम, या फिर हम कह सकते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए लेंज का नियम, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर भी आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 12 हमारे पास है, स्वप्रेरण का अर्थ समझाइए। किसका अर्थ समझाइए। स्वप्रेरण का अर्थ। स्वप्रेरण गुणांक का बीमीय सूत्र भी लिखिए, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा, किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। ऐसी घटना जिसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा दोनों उत्पन्न हो जाती हैं, तो इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। स्वप्रेरण गुणांक का जो बीमीय सूत्र होता है ml⁴ t⁻⁻2 a⁻−2 होता है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया था कि स्वप्रेरण का अर्थ समझाइए और स्वप्रेरण गुणांक का बीमीय सूत्र लिखिए। तो स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा की बात करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने बताया, और इसकी बीमीय सूत्र की बात करें तो ये हो गई, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमारे पास है, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रथम नियम बताइए, ठीक है। तो फैराडे से जो हमारा पहला नियम निकला था वो क्या निकला था। देखिए, जब किसी परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। यही फैराडे ने कहा था। और इसमें देख लीजिए, यदि परिपथ बंद है, अगर परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। यह धारा केवल तभी तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहे, ठीक है। जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब तक ये धारा बहती रहती है, इसके कहने का मतलब है। तो ये बताया था फैराडे ने, इसके प्रथम नियम के अनुसार हमें ये पता चलता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको लिखनी है प्रथम नियम में। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अनुनाद क्या होता है, वैद्युत अनुनाद। तो इसमें देखिए, इसका उत्तर लिखेंगे, किसी वैद्युत परिपथ की वह स्थिति जब किसी विशेष अनुनादी आवृत्ति पर उस परिपथ की प्रतिबाधाओं या प्रवेश्यताओं के मान परस्पर निरस्त हो जाएं, वैद्युत अनुनाद कहलाती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास वैद्युत अनुनाद की परिभाषा। तो इस प्रश्न को भी जरूर तैयार रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। प्रश्न संख्या 15 है, विस्थापन धारा क्या है, इसका सूत्र लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, किसी परिपथ में समय के साथ परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। तो देख लीजिए, समय के साथ परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा जो होती है उसे हम विस्थापन धारा कहते हैं। और विस्थापन धारा को हम ID से प्रदर्शित करते हैं। ID बराबर होता है ε0 इंटू में d∅E/dt, ठीक है। इसकी परिभाषा हो गई और यहाँ पे इसका सूत्र लिखा हुआ है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को भी जरूर तैयार रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
प्रश्न संख्या 16 है हमारे पास, कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं। इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, ऐसे दो स्रोतों को जिनके बीच कालांतर सदैव नियत रहता है, ऐसे दो स्रोत जिनके बीच का कालांतर जो है सदैव नियत रहता है, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। कला संबद्ध स्रोत की ये सिंपल सी परिभाषा हो गई। दो कला संबद्ध स्रोत अगर हमारे पास हैं तो हम अस्थायी व्यतिकरण को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे स्रोत जो होते हैं किसी युक्ति द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 17 है हमारे पास, प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। व्यतिकरण, प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे जिनके आयाम समान हो जब किसी माध्यम में एक साथ चलती हैं तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती हैं। तो उन तरंगों की जो अलग अलग तीव्रताओं के योग होते हैं उनसे ये भिन्न होती हैं। कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम यानी लगभग 0 के बराबर होती है, जबकि कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है यानी 0 से अधिक होती है, और इसी घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो इस आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। प्रकाश का व्यतिकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रश्न को जरूर तैयार करके जाइएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 18 है हमारे पास, मेलस का नियम क्या है। मेलस का नियम भी काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। वैज्ञानिक ईटेन लुई मेलस ने सिद्ध किया कि यदि किसी पोलराइड पर आपतित प्रकाश की तीव्रता I0 हो तो पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता I1 निम्नांकित सूत्र द्वारा व्यक्त की जा सकती है। ठीक है, अगर पोलराइड से आपतित प्रकाश की तीव्रता I0 है तो पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता I1 को हम निम्नांकित सूत्र द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे है I1 बराबर हो जाएगा I0 cos स्क्वायर थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है जिसपे न्यूमेरिकल्स आपके बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे से याद कर लीजिएगा, इस सूत्र को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। यह नियम मेलस का नियम कहलाता है। यही जो नियम दिया था वो मेलस ने दिया था और इसलिए इसे मेलस का नियम कहा जाता है। प्रश्न संख्या 19 है हमारे पास, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से क्या तात्पर्य है। प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से क्या तात्पर्य है, इसका उत्तर लिखेंगे, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाती है। ठीक है, तो देख लीजिए वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाती है। ठीक है, तो ये इतनी छोटी सी परिभाषा है, बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, किसको, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। और W बराबर इसका फार्मूला होता है H न्यू नॉट, H इंटू न्यू नॉट। ठीक है, तो ये न्यू नॉट है और ये H है। ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन W बराबर होता है H इंटू में न्यू नॉट, या इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, W बराबर HC अपन में लेमडा नॉट। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं HC अपन में लेमडा नॉट। इस तरीके से भी इस सूत्र को हम लिख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 20 है हमारे पास, देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति का फोटॉन इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में सक्षम नहीं होता है उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। तो ये छोटी सी परिभाषा है देहली आवृत्ति का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारे पास क्या है। 21 नंबर प्रश्न है हमारे पास, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का अर्थ समझाइए। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का अर्थ समझाइए। इसका उत्तर लिखेंगे, जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, यानी किसी भी धातु पर जब हम उपयुक्त आवृत्ति से प्रकाश डालते हैं उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो उसके पृष्ठ से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, और अंतिम प्रश्न है हमारे पास। अंतिम प्रश्न है, क्यूरी किस भौतिक राशि का मात्रक है, क्यूरी का मान कितना होता है। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, अंतिम प्रश्न है, आपके पूरे किताब का अंतिम प्रश्न मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, ये 22 प्रश्न आपको तैयार रखने हैं। इस प्रश्न का उत्तर देखिए, क्यूरी क्या होती है। यह रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक होता है। ठीक है, कौन होता है, क्यूरी। किसका मात्रक होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक होता है। इसको इस प्रकार परिभाषित करते हैं। परिभाषित किस तरह से कर सकते हैं, देखिए, यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में 3.7 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकेंड होते हैं तो उस पदार्थ की सक्रियता 1 क्यूरी होगी। ठीक है, तो ये इसकी स्टेटमेंट है, इसके परिभाषा की स्टेटमेंट है। और या हमें कह सकते हैं, इसको छोटे से शब्दों में समझे तो 1 क्यूरी बराबर हो जाएगा 3.7 × 10⁻10 विघटन पर सेकेंड। ये याद रखिएगा, परिभाषा आप आसानी से लिख लेंगे। आशा करता हूँ कि ये 22 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे।
किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैसे कैसे प्रश्न आपको चाहिए और किस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लघु उत्तरीय प्रश्नों को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। लघु उत्तरीय प्रश्नों के जैसे ही अगर आप डेरिवेशंस की वीडियो चाहते हैं, न्यूमेरिकल्स की वीडियो चाहते हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं सारी चीज़ों को लेकर के आऊँगा। परीक्षा की तैयारी बहुत ही दमदार होगी। परीक्षा के समय तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।